हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहां पर आपको बीएससी लेवल की फिजिक्स पढ़ाई जा रही है और अदर कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो फिलहाल ये आपका जो ये वीडियो है वो फिजिक्स बीएससी लेवल के लिए आधारित है और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म, जिसमें काफ़ी लेक्चर्स पहले से भी हो चुके हैं। आप पहले के लेक्चर्स को भी देखें और तब इस लेक्चर को देखें, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि मैग्नेटिज्म का जो पोर्शन है वो हर एक लेक्चर पर बेस्ड होता है। दैट मीन्स पहला लेक्चर दूसरा होगा तब आप दूसरे को समझ पाएंगे, दूसरा पढ़ेंगे तब आप तीसरा समझ पाएंगे, इस तरीके से आगे बात बनेगी। तो आप अगर आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहले मैग्नेटिज्म की वीडियो को शुरू से देखें, लेक्चर 1 से देखें, तब आप इस वीडियो तक पहुंचें तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचें। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं और हम लोग मैग्नेटिज्म में बात कर चुके हैं एम्पियर्स लॉ। आज एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन करेंगे और कुछ हम लोग खास क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ पिछली क्लास में बात हो चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको पहले की वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एम्पियर्स लॉ है क्या और इससे हम क्या करते हैं। तो अगर आप ये सब देखे रहेंगे तो ये आपको वीडियो समझ में आएगी। ये आज का जो आपके सामने वीडियो चल रहा है ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम्स डेट आ गए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने यूनिवर्सिटी के सॉल्व करें, जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या आप ईमेल के थ्रू मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन मैं आपको हैंड रिटन या वीडियो नोट्स वीडियो सोल्यूशन दूंगा, जिससे आपको घर पे बैठे एक मैग्नेटिज्म का कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद भी पढ़ें और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे भेज सकें। इसलिए आप और मेरे लिए आप इतना ही करें कि वीडियोज़ को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि जो पर्सन नीडी है, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, उनके पास ये वीडियोस पहुंचें और वो आसानी से घर पे तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी करंट सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एम्पियर ने, जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा, तो उसमें आपने पढ़ा कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए गॉस ने एक गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट बताया कि जिसमें आप किसी भी शेप का क्लोज शेप बना सकते हैं। उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ को यूज करने के लिए एम्पियर्स ने क्या कहा कि आप कोई लूप ड्रॉ कर सकते हो। लूप आपका क्लोज लूप होना चाहिए, यही बात आपको ध्यान में रखना है और कोशिश करें कि करंट सिस्टम उसके इनसाइड हो। तो आप किसी पॉइंट को कंटेन करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लूप की थोड़ी सी खासियत ये रहनी चाहिए कि लूप का जो करंट सिस्टम हो वो एकदम एक्सिस के पास हो, तो उससे थोड़ा सा आपको सिमेट्री कंडीशन मिलेगी, जिससे आपको लगाने में आसानी होगी। तो ऐसे लूप को एम्पियर लूप बोला गया, एम्पीरियल लूप। क्या बोला गया? एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियल लूप की ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। तो एम्पियर्स लॉ में जो पहला आपका एप्लीकेशन आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये बायो-सावर्ट में भी किया जा चुका है। बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस के थ्रू भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, यानी किसी सीधे लंबे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो हिंदी नोट हेडिंग होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि हमारे पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अब इस वायर की वजह से हमें क्या करना है, किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये वायर है जिसमें करंट आई कैरी कर रहे हैं, आई जा रही है, और चूंकि अब करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं पॉइंट पी पर, जो कि यहां से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम
एक लूप ले लेंगे, एम्पीरियल लूप लेंगे, आर रेडियस का सर्कुलर लूप सपोज कर लेंगे। तो यहां हमने क्या किया, आर लूप का क्या किया, आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप ड्रॉ किया। सर्कुलर दिखना चाहिए, इस तरीके से है। तो अगर वायर कुछ इस तरीके से है आपका, तो हमारा जो एम्पीरियल लूप होगा वो हाथ, जैसे मैं हाथ बना रहा हूं, इस प्लेन में होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। तो अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या है कि लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ऑफ डी एल विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स आई नेट करंट। लेकिन नेट करंट आपका क्या होना चाहिए, नेट करंट ये कि ऐसा करंट जो एम्पीरियल लूप के अंदर फ्लो हो रहा हो। तो यहां एम्पीरियल लूप आपने जो ड्रॉ किया है वो ये सर्कुलर लूप है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा कि ये एम्पीरियल लूप है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब जरा इसकी बात करते हैं बी डॉट डी एल की। तो आप अगर देखें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था कि इसका जो डायरेक्शन होगा आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। आपने क्या किया, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखा, सॉरी थंब को आपने करंट के डायरेक्शन में रखा और बाकी फिंगर्स को आपने उस पॉइंट की तरफ रखा जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर जब आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो आप पाम को पीछे से पुश करेंगे तो आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इस तरीके से हर पोजीशन पे आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा और डीएल आपकी यहीं पर एक छोटी सी लेंथ ले लीजिए। तो डीएल भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डीएल आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और अलोंग द क्या होगा, ये सर्कमफरेंस होगा। दैट इज वाई छोटा होने की वजह से बी और डीएल की हर एक पॉइंट पर जो क्या होगी, डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। तो फ्रॉम फिगर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम इसको एक लाइन और सॉल्व करें तो बी मॉड ऑफ बी डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी, तो क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर बी वेक्टर डीएल का, वेक्टर बी का मॉड वेक्टर डीएल का मॉड, फिर कॉस 0 है ना, और ये म्यू नॉट आई। चलिए अब देखिए, सर्कुलर सिमेट्री के कारण, सर्कुलर सिमेट्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो मॉडुलस है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की यानी वैल्यू जो है वो सारे पॉइंट्स पर आपको सेम मिलने वाली है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही सर्कल के सर्कमफरेंस पर हैं। दैट इज वाई इनकी वैल्यूज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो यहां से आपकी जो मॉडुलस ऑफ बी होगी वो कांस्टेंट होगी। सर्कुलर सिमेट्री के कारण जो ये बी होगा ये कांस्टेंट होगा और ये इंटीग्रेशन इस वजह से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री, बी आपका मॉड ऑफ बी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट होल सर्कल। दैट इज वाई बी क्या होगा, बी इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेगा, मॉड ऑफ बी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डीएल और कॉस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बी और डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो सभी पॉइंट्स पर सेम होगा। दैट इज वाई थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलेगी और इधर आपको म्यू नॉट आई मिलेगा। तो ये क्या आ गया, बी डॉट डी एल, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज लूप में। तो डीएल क्या है यहाँ पे, अब आप डीएल की बात करें तो डीएल क्या है, स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ है। डीएल क्या है, डिफरेंशियल लेंथ है, यानी स्मॉल लेंथ है किस पर, सर्कुलर लूप पर। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस ये कहता है कि क्या करिए, सारे डीएल मतलब सारे स्मॉल पोर्शन को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर आप जब इस पर क्या करेंगे, सारे डीएल मतलब छोटे छोटे सारे पार्ट को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट सर्कल का सरकमफरेंस यानी वृत्त की पूरी परिधि मिल जाएगी। तो डीएल जो यहां पर होगा वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर, क्योंकि आर रेडियस की आपकी क्या है, लूप है। दैट इज वाई सरकमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहां पे आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू क्या जाने वाली है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये सेम आपका एक्सप्रेशन है जैसे कि आपने बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन करके निकाला था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक क्या है, बढ़िया, मतलब फुल प्रूफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, मतलब किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा।
तो आप तो देखिए, एक तो बी का वेरिएशन आप देख सकते हैं आई पर है, दैट मीन्स करंट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। दूसरा, अगर बी का आर के साथ वेरिएशन देखें तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मीन्स इसका जो नेचर होगा वो कुछ इस तरीके से, अगर हम इसका प्लॉट खींचेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी बी को हम वाई एक्सिस में रखें और आर को एक्स एक्सिस में, तो 1/r का ये ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा आपका, ये उनकी डिपेंडेंसी है। और ये तब के लिए है बी के साथ आर का वेरिएशन, आर के साथ बी के वेरिएशन, मतलब डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगा, जबकि आपका करंट जो होगा सर्किट में उसको, मतलब करंट जो वायर में यहाँ पे सपोज किया गया होगा वो कांस्टेंट आई सपोज किया गया होगा। तो ये रही बात स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो μ0I/2πr, यहां पर इसको एक आर कैप लगा देते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ आर लगा के एन कैप लगाते हैं, क्योंकि आर आपकी ये डायरेक्शन रखेगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो या तो इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एन कैप लगाएंगे, अदर देन आर, यानी जो आपने ये रेडियल वेक्टर रेडियस लिया था उसके अलावा कोई यूज़ करेंगे। चलिए, ये तो रही बात स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब वायर हमारा अगर क्या हो, थिक हो या सिलेंडर नुमा हो, कैसे, जरा उसको देखते हैं। तो अब हमें जो करना है वो करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सिलेंडर, यानी किसी बेलन के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है, कंडक्टिंग सिलेंडर मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो। तो सपोज करिए हमारे पास क्या है, यहां पर एक सिलेंडर है इस तरीके से, जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। रेडियस हमने क्या सपोज कर लिया, कैपिटल आर। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है और जो करंट फ्लो हो रही है वो सपोज कर लीजिए आई फ्लो हो रही है। करंट क्या सपोज किए हैं, आई। तो हमें क्या करना है, अब इस पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, फिर इसके सरफेस पर, फिर इसके इनर एज में। ठीक है, तो चलिए पहले बारी बारी से करते हैं। ये मान लीजिए कि हम इसकी एक्सिस है, सारी कैलकुलेशंस एक्सिस से होंगी। तो मान लीजिए कि ये पहले क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट की बात करें, पहले केस में क्या बात करें, एक्सटर्नल पॉइंट की। तो चलिए करते हैं, एट एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु पर। तो एक्सटर्नल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर हमारा क्या है, ये पॉइंट है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट पी, उसके और एक्सिस के बीच में डिस्टेंस। कैपिटल आर इसकी रेडियस है, दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट है अभी कैलकुलेशन के लिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने सेलेक्ट किया है वो बाहर है। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये जो हॉलो सिलेंडर की वजह से और जब हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब इसमें मटेरियल सब जगह अवेलेबल हैं। दैट मीन्स आप देखेंगे, मान लीजिए मैं इसको कुछ ये इस तरीके से, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, कैसे, इसको इस सरफेस से देख रहा हूँ। तो सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, हर जगह से फील्ड होगा, हर जगह मटेरियल्स रहेंगे। वहीं जो हमारा हॉलो होगा वो कैसा होगा, वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो मटेरियल्स आपके जो अवेलेबल होंगे वो कुछ इस तरीके से इस प्लेस पर अवेलेबल होंगे और अंदर से आपको क्या दिखेगा, खोखला दिखेगा। तो इसलिए आप ये आपका सॉलिड भी, मतलब आपका जो सॉलिड सिलेंडर होगा कुछ इस तरीके से होगा। और अगर आपका कोई हॉलो
सिलेंडर है तो कुछ इस तरीके से होगा, इसमें जो मटेरियल्स होंगे वो आपको इस तरीके से नजर आएंगे, बीच का जो रीजन होगा वो खाली होगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी मटेरियल्स क्या है, चूंकि हमने यहाँ पर क्या किया, कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर लिया, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सॉलिड, नहीं तो कंफ्यूजन हो बाद में। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर लें, जिस पॉइंट को हमें लेके क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, उसको जो करंट रहेगी उसको एक्सिस मान के, करंट रहेगी जो एक्सिस मान के क्या कर लेंगे, एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो एम्पीरियल लूप यहाँ आर रेडियस का ड्रॉ करेंगे, तो फिर से हम एम्पियर लॉ लगाएंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो क्या मिलने वाला है, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे इसके बारे में, तो मॉड ऑफ बी बाहर हो जाएगा, अंदर आपको डीएल मिलेगा और म्यू नॉट आई, चूंकि करंट इसमें आई ही फ्लो हो रही है, एम्पियर लूप में जितनी टोटल करंट कितनी है, आई ही है, तो इसलिए आई लिख दिए। डीएल कितना होने वाला है यहाँ पे, डीएल आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 पाई आर, तो ये म्यू नॉट आई मिल जाएगा। तो बी कितना आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो बात रही जब हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं तब। अब आप क्या करिए, आर को घटाइए, दैट मीन्स आप सरफेस की तरफ बढ़िए, सरफेस की तरफ बढ़ते जाइए। आप जब यहां पे होंगे तो आर की वैल्यू ये होगी, आप जब यहां पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू ये हो जाएगी, और जब आप सरफेस पर आएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सिस से, यानी सिलेंडर के एक्सिस से क्या हो जाएगी, सरफेस की दूरी जो रहेगी वही हो जाएगी। यानी जैसे ही आप सरफेस पर आएंगे, यानी दूसरा केस आप देखिए, एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, आर की वैल्यू बदलेंगे, तो जैसे ही आप सरफेस पर आएंगे आप क्या कर लीजिए, बी इज इक्वल स्मॉल आर की जगह क्या कर लीजिए, कैपिटल आर पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जब हम लोग बाहर और सरफेस पर निकालेंगे। प्रॉब्लम जब हम सरफेस के अंदर चलते हैं, यानी सिलेंडर के जब अंदर चलेंगे तब हमें दिक्कत महसूस होगी। तो चलिए जरा उसको ध्यान से देखते हैं, इसलिए मैंने इसको तेजी से किया। अब हम बात करेंगे जब हम लोग अंदर की तरफ आएंगे। तीसरा, इंटरनल पॉइंट्स। तो देखिए, मान लीजिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं इस वजह से ताकि समझ में आए। ये हमारी एक्सिस हो गई और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई। हमने कोई यहां पर पॉइंट ले लिया, इंटरनल पॉइंट पी कहां पे ले लिया, यहां पे, जो एक्सिस से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर, एक्सिस की, और यहां पे इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर। तो अब हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन कैसे भाई, इस पॉइंट को लेते हुए और एक्सिस को लेते हुए। ठीक है, अब हमें जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा या एम्पियर्स लॉ लगाना होगा, तो उसमें जो करंट लेना है वो करंट हमेशा एम्पियर लूप से पास होने वाली करंट लेनी है। तो यहां तो करंट क्या हो रही है, पूरे सरफेस में पास हो रही है यूनिफॉर्मली, आई करंट क्या हो गई है, इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, दैट मीन्स इस क्रॉस सेक्शन से टोटल करंट आई फ्लो हो रही है। तो इससे कितना होगा, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि कितनी करंट डेंसिटी, यानी इसके यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। तो पहले हमें निकालना होगा कि इसके यूनिट एरिया से कितना करंट निकल रहा है। तो करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, यूनिट एरिया पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, करंट डेंसिटी का। तो यहां करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई अपॉन ए, यानी करंट अपॉन एरिया। तो करंट की वैल्यू हमने आई सपोज किया हुआ है कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, एरिया कितना होगा, तो एरिया यही होगी, कितना होगा, ये सर्कल की एरिया होगी, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगी, ये इस पूरे वायर में करंट डेंसिटी होगी जो फ्लो करेगी। लेकिन वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द वैल्यू द करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियल लूप, यानी इस लूप से जो करंट पास होगी उसको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देन करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप वो कितना होगा, उसको सपोज कर लेते हैं आई डैश,
तो उस फॉर्मूला क्या होगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दैट लूप। तो यहाँ पे ये लूप की एरिया क्या होगी, स्मॉल आर रेडियस है तो क्या हो जाएगा, एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देते हैं। तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आई डैश हो जाएगी। यही करंट पास होगी आपके एम्पीरियल लूप से जो यहां पर बना हुआ है। तो अब हमें नेट करंट मिल गया और एम्पीरियल लूप की रेडियस मिल गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। एक बार स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहिए, ठीक है, आई नेट। चलिए अब यहां पर आप क्या करेंगे, से एक बार डॉट प्रोडक्ट के रूल से ब्रेक कर देंगे। ये आपको क्या देगा, म्यू नॉट आई नेट करंट कितनी है यहां पे, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बात करते हैं इसकी। तो ये देखिए, फिर आप क्या करेंगे, वही बात मैं फिर से बोलूंगा कि यहां मॉड ऑफ बी सर्कुलर सिमेट्री के कारण कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। डीएल आपका मॉड ऑफ डीएल डीएल देगा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, इस वजह से कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको क्या करें, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, b इंटू 2 पाई आर। तो राइट हैंड में आपकी वैल्यू जैसे है एज इट इज रहेगी। स्मॉल आर एक स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 2 पाई उधर ले जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। ये आपकी इंटरनल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसलिए मैं यहां पे बी आई एन टी लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये इंटरनल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हुआ, जिसको हम लोग जरा देखते हैं कि किस तरीके से ये बिहेव करेगा। तो हमने जब ये देखा, एक बार एक्सटर्नल पॉइंट लिया, एक बार सरफेस पे लिया, एक इंटरनल पे। अब हम लोग इस फॉर्मूले को जरा एनालाइज करते हैं, यानी हम एक्सिस से चलना शुरू करते हैं सरफेस की तरफ, फिर बाहर की तरफ जाते हैं, तो किस तरीके से फॉर्मूला वेरी करता है, उसका क्या ग्राफ होगा। तो जब हम लोगों ने बी एक्सटर्नल निकाला तो क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, और जब बी सरफेस निकाला तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तो क्या ये फॉर्मूला, यानी क्योंकि भाई जब हम क्या करेंगे, इधर से सरफेस की तरफ चलेंगे, तो ये फॉर्मूला जब तक इंटरनल पॉइंट्स में है तो कोई बात नहीं, क्या ये फॉर्मूला सरफेस पर जाने पर ये होगा कि नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसी को आप क्या करें, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दें, तो आपको क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी एक्सटर्नल सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड, वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो एज इट इज जैसा आपने बाहर से कैलकुलेट करते हुए देखा था, वैसे ही आप जब इंटरनल से बाहर की तरफ जाएंगे तब भी आपको सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसका वेरिएशन जरा करते हैं। तो यहाँ पे बी का देखिए जो वैल्यू एक्सटर्नल पॉइंट पर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 1 अपॉन आर पे डिपेंड करेगा। और इसकी बात करें सरफेस पर, तो सरफेस पर म्यू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जैसे ही आप सिलेंड्रिकल सरफेस पर पहुंचेंगे। फिर आते हैं इंटरनल पॉइंट्स पे। तो इंटरनल पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है। तो अगर आप एक्सिस पर हैं, कहां पर, एक्सिस पे, यानी सिलेंडर के एक्सिस पे, ये मान लीजिए सिलेंडर है और ये आपकी एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर हैं, इस एक्सिस पर हैं, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आर की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी सिलेंड्रिकल आपके पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है या वायर है,
जिसमें क्या है आपका मटेरियल हॉल मतलब सिलेंड्रिकल है, सॉलिड है, तो आपको उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। फिर जैसे जैसे आप दूर की तरफ चलेंगे यानी एक्सिस से दूर की तरफ, सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, आपको प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करना पड़ेगा आर का, है ना, और ये जाएगा और एक जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचेंगे यानी एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और जैसे ही आप एक्सटर्नल जाएंगे मतलब सरफेस से दूर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको क्या होगा, वेरिएशन फॉलो करेगा 1/r का, मतलब 1/r से डिक्रीज करेगा और कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आपको ग्राफ का नेचर भी पता होना चाहिए। यहाँ पे b इज प्रोपोर्शनल टू r है और यहाँ पे b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ग्राफ को पहचान के भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं किस करंट सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए ये तो रही बात सॉलिड सिलेंडर की। अब हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की। तो अब इसको आपने जैसे किया वैसे ही आपको हॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली करना होगा। चलिए करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर, यानी किसी खोखला बेलन के कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर सपोज करिए हमारे पास एक क्या है, ये सिलेंडर है, चूंकि ये क्या है हॉलो है, तो इसकी क्या होगी, एक आउटर रेडियस होगी और एक इनर रेडियस होगी, कुछ इस तरीके से है ना। तो जो इसका फील्ड रीजन है वो ये है, ये जो आप बीच वाला रीजन देख रहे हो ये खाली है। तो करंट जो फ्लो होगा वो वायर्स के मटेरियल रीजन से फ्लो होगा। तो अगर आपने क्या किया, करंट फ्लो कराया है, तो करंट आपकी इसी रीजन से पास होगा, इधर और इधर, यानी इस रीजन से कोई करंट पास नहीं होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, फिर एक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और तीसरा इस रीजन में फाइंड करनी है। कहां पे, जहां पर मटेरियल आपका अवेलेबल नहीं है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल की, और इसमें जो करंट फ्लो किया जा रहा है वो आप मान लीजिए कि आई है, ठीक है। कुछ और सपोज कर लेते हैं, जैसे ये आपकी जो रेडियस, इनर रेडियस सपोज कर लीजिए वो R1 है, और आउटर रेडियस सपोज कर लीजिए R2 है, यानी जो अंदर आपका छोटा सा खोखला पार्ट है उसका रेडियस R1 है, और पूरे सिलेंड्रिकल का जो शेप है उसका रेडियस R2 है। ये आपकी एक्सिस मान लीजिए। चलिए, अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो सपोज कर लीजिए कि ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से R है। तो ये आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आपने अभी किया था वायर के केस में, फिर सिलेंड्रिकल केस में, सॉलिड सिलेंडर के केस में, वैसे ही आपका यहाँ पे मिलेगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल तो आ जाएगा आपका, वैसे ही रहेगा। B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे तो टोटल करंट आपकी क्या होगी, आई ही तो रहेगी, क्योंकि आपकी पूरी सिलेंडर एम्पीरियल लूप में आ जाएगा। तो फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा B इंटू म्यू 2πr म्यू नॉट आई, या B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये कई बार किया जा चुका है इसलिए मैं धीरे से इसको थोड़ा तेजी से कर दिया। अब जो पार्ट आपको करना है सीरियसली मैं उसको धीरे धीरे करूंगा ताकि आपको समझ में आए, अच्छे से करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं यहां पर जो क्या हो, मटेरियल रीजन में हो। जैसे ये मैंने क्या कर लिया, तो हमने एक पॉइंट कहां पे लिया, मान लीजिए यहां पर लिया, जिससे एक्सिस की अब डिस्टेंस क्या हो गई, मान लीजिए R हो गया, और ये आपकी R1 रेडियस, कैपिटल R1 रेडियस, कैपिटल R रेडियस, R2 रेडियस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हमें यहां पर R पे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब आप समझिए कि इस एम्पीरियल लूप से करंट कितना पास हो रहा है, क्योंकि एम्पियर्स लॉ तब लगा पाएंगे कि जो भी आप एम्पीरियल लूप बनाएंगे वहां पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि उस एम्पीरियल लूप से कितनी करंट फ्लो हो रही है। दैट इज वाई हमें यहाँ ये जानने की जरूरत है कि ये जो एम्पीरियल लूप हमने ड्रॉ किया है ये पॉइंट के लिए,
इसके अंदर से कितनी करंट पास हो रही है। तो चलिए पहले इसको करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमने जो पॉइंट लिया हुआ है, यानी अब जो हमने स्मॉल r लिया है वो r1 से तो ज़्यादा है लेकिन r2 से कम है ना। तो क्या निकालना होगा पहले, करंट डेंसिटी, जैसा अभी अब आपने किया। तो पहले हम ये निकाल लें कि कितनी करंट डेंसिटी है। तो करंट कहाँ फ्लो करता है, मटेरियल मीडियम में। तो मटेरियल मीडियम में जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लो करेगा तो करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो हमें करंट लेना होगा और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना होगा जिससे करंट पास हो रही है। तो करंट किससे पास होगी, आप देखिए करंट इसी रीजन से पास होगी। तो ये एरिया कितनी होगी, सिंपल सी बात है, आपकी आउटर रेडियस R2 है और इनर रेडियस R1 है। तो बाहर वाले रेडियस से आप क्या कर लीजिए, माने बाहर वाले एरिया से आप इनर एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाली एरिया मिल जाएगी जो आपकी ये सैडेड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब करंट अपॉन एरिया करेंगे करंट डेंसिटी के लिए तो यही लगाएंगे, फाई R2 होना चाहिए, R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम जब यहाँ पे क्या करेंगे, करंट फाइंड करेंगे, करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे तो एरिया वही लेंगे जिसमें करंट फ्लो होगी। अब चूंकि ये वेकेंट रीजन है, खाली रीजन है, तो यहाँ करंट तो फ्लो हो नहीं सकती। तो करंट हमेशा जब मटेरियल मीडियम में होगी तो इस वजह से हम एरिया कौन सा लेंगे, या जो हमें यहाँ पे करंट डेंसिटी में एरिया फाइंड लिखनी होगी वो वही लेंगे जिससे करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास एरिया यही आएगी, पाई इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो अब हम लोग निकालेंगे कि एम्पीरियल लूप से कितना करंट पास हो रहा है। करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियल लूप। अब इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि J इंटू एरिया तो करेंगे, यानी करंट इंटू करंट डेंसिटी इंटू एरिया तो करेंगे, लेकिन एरिया भी कौन सा लेंगे। आप यहाँ पे भी देखिए, ये जो एम्पीरियल लूप यहाँ पे मैं रिट्रेस कर रहा हूँ उसमें भी आपका मटेरियल मीडियम तो यही है ना, मटेरियल मीडियम तो यही है। यानी आप कुछ इस तरीके से इसको अगर देखेंगे तो ये देखने में आएगा, आपका इनर रेडियस तो R1 है लेकिन जो आपने एम्पीरियल लूप का रेडियस लिया है वो R है। इनर रेडियस R1 और एम्पीरियल लूप का रेडियस R है। तो आपके पास जो यहाँ पे करंट कैरी करने वाला एरिया होगा वो यही एरिया होगा। इस वजह से आपको यहाँ भी एरिया लेते वक्त थोड़ा सावधानी लेनी है, सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे एम्पीरियल लूप की एरिया क्या हो जाएगी, पाई स्मॉल r स्क्वायर, और इसमें जो खोखला रीजन है, जो खाली रीजन है, उसकी एरिया क्या हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर। तुम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। दैट इज वाई यहाँ ए की जगह हम ये लिखेंगे। तो करंट जो एम्पीयर लूप से पास होगी आई डैश इज इक्वल टू जे, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 का स्क्वायर। चलिए इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, आई होप। पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये करंट फ्लो करेगी थ्रू द एम्पीरियल लूप जब हम पॉइंट क्या लेंगे, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। अब हमारे पास नेट करंट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, एम्पीयर लॉ लगा सकते हैं। एम्पीरियल लॉ क्या है, एम्पीयर्स लॉ क्या है हमारे पास, B डॉट DL म्यू नॉट I नेट, ठीक है, यही है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो B हमारा होगा वो एम्पीरियल लूप में फिर से कांस्टेंट होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप ले रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ B आपको मिलेगा, अंदर आपको DL cos थीटा की जगह 0 रख देंगे तो सिर्फ फिर से DL मिल जाएगा। म्यू नॉट I नेट आपकी यहाँ कितनी है, I अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगली लाइन में हमें क्या करना होगा, DL को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और DL हमारा क्या है, एम्पीरियल लूप का इंटीग्रेशन। तो एम्पीरियल लूप की रेडियस हमने R सपोज किया था, तो ये क्या देगा, B इंटू 2 पाई R म्यू नॉट I R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये आपका आ गया
बी इंटू 2πr। हमें निकालना b है तो 2πr को क्या करना होगा, राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे तो थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कर लेते हैं, और इंटू आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा जब हम लोग हॉलो सिलेंडर के मटेरियल रीजन में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको करने की जरूरत है। अब हम आते हैं इंटरनल पॉइंट्स पर, यानी जब हमारा क्या हो, पॉइंट R जो हो वो R1 से अंदर, मतलब एकदम अंदर, जैसे ये R1 था, ये R2 था आपका, ये R1 था, ये R2 था। अब हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो एकदम क्या कर रहे हैं, खोखले रीजन में ले रहे हैं, हॉलो रीजन में ले रहे हैं। दैट इज वाई यहां पर क्या होगा, जब आप एम्पियर्स लूप लगाएंगे, बी डॉट एम्पियर्स लॉ लगाएंगे और एम्पिरियल लूप ड्रॉ करेंगे, भाई ड्रॉ किया हमने, तो देख सकते हैं इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो यहाँ पे आई ही क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल पॉइंट्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी और मटेरियल रीजन में आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और जैसे ही आप आउटसाइड द मेटल जाएंगे, आउटसाइड द सिलेंडर जाएंगे, तब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ठीक है, जरा इसको एनालाइज करते हैं कैसे, इसी से करते हैं। अब जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे, जो स्मॉलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए, जैसे ही आप यहां पे क्या r स्मॉल r की जगह R2 रखेंगे, इसी टर्म को देखिए, तो ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, नीचे भी क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कैंसिल होके 1 देगा। तो सरफेस पर आप स्मॉल r की जगह क्या करेंगे, कैपिटल R रखेंगे जब, कैपिटल R2, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये हो जाएगी, जैसा कि आपने पिछले केस में किया था। तो वहां हमने रेडियस क्या सपोज किया था, R सपोज किया था, तो वहां पे R आया था, यहाँ पे R2 है तो ये R2 दे रहा है। ठीक है, और जब हम क्या होगा एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इस तरीके से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आया सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए, जब हमारा सिलेंड्रिकल क्या हो, हॉलो हो। तो इसका भी आप देखेंगे जो ग्राफ आता है कुछ इसी तरीके से आता है, बी वर्सेस अगर आर ग्राफ खींचें तो आपको जब तक मटेरियल रीजन में रहेंगे तब तक आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन जब आप हॉलो रीजन में आएंगे, यानी सेंटर से जब आप क्या करेंगे, बढ़ेंगे किधर की तरफ, जैसे मान लीजिए ये दिया है, तो इधर के रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा। जैसे ही आप सरफेस पर मिलेंगे आपको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू होगा, और फिर आप जब क्या होगा सरफेस तक, जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचेंगे उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा, लेकिन यहाँ तक आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक रहा वो समाप्त हुआ, यानी एम्पियर्स लॉ समाप्त हो गया। एम्पियर्स लॉ के आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगाइए। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा या क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता है कि आपको वीडियो फॉर्म में मिले या टेक्स्ट फॉर्म में मिले, लेकिन आपका सेटिस्फैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि मिश्रा एजुकेशन में आपकी बीएससी स्टैंडर्ड की वीडियो मिलती है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे 11-12 की फिजिक्स मिल रही है, फिजिक्स की वीडियोस भी हैं। साथ ही साथ 11-12 के कॉमर्स भी हैं। तो जो लोग आपके इस फील्ड में पहचान में हैं आप उनको भी बताएं, ताकि हम बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। ये वीडियो बच्चे सिर्फ मैंने आपके लिए भी बना रहा हूँ, आप ही के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, आप ही के लिए बना रहा हूँ। और क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कोरोना का टाइम है, क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको कभी वीडियोस दिखती हैं, कभी नहीं दिखती, प्रोफेसर से इंटरेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो आपको जब भी टाइम लग रहा है तो आप उसको देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी कोई जो इंटरनेट की समस्या है वो नहीं रहेगी। आपके पास जब भी टाइम हुआ आपने वीडियोस देखा, वीडियो पड़ी हुई हैं,
तो आपके लिए सुविधा रहेगी। तो इसलिए जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को शेयर करें, चैनल के जो भी बेनिफिशियल है आप करें। इसमें आपका बहुत बड़ा टाइम नहीं जाएगा, ना आपका बहुत बड़ा कोई रोल हो, मतलब कोई आपका नुकसान होगा। रोल तो आपका खैर बड़ा होगा अगर आप ऐसा करते हैं हमारे साथ, तो हमारा आपका रिश्ता बड़ा मजबूत बना रहेगा। चलिए बहुत बात न करते हुए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए हेडिंग। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहिए और देखते रहिए कि कोई सिलेबस में टॉपिक मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।